आज का हमारा टॉपिक है वेग नियम तथा वेग स्थिरांक, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेग नियम एवं वेग स्थिरांक। इसके पहले कि हम लोग इसको शुरू करें, एक बात हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया लिखी जाती है तो अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? अभिकारक, और बनता क्या है? उत्पाद। आप नॉर्मली पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि कहा जाता है कि जब भी अभिक्रिया में कोई अभिकारक हम लोग लेते हैं तो जब अभिकारक की सांद्रता हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, या घटाते हैं, तो जो अभिक्रिया की जो दर है वो भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पे जो वेग नियम लिखा गया है ये इसी पे आधारित है कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो उसके अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के बीच जो संबंध होता है उसी संबंध को हम लोग एक गणितीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करते हैं और उसी को हम लोग वेग नियम कहते हैं। समझ बात आ रही है? फिर से एक बार मैं बताता हूं कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, वेग नियम का हम कह सकते हैं कि उत्पाद से कोई खासा लेना देना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बात हमेशा किसकी होगी? अभिकारकों की, जो क्रिया में भाग लेते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है वो और उस अभिक्रिया की जो दर होती है उसमें सीधा सीधा संबंध होता है। होता कुछ ऐसे है कि यदि हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नॉर्मल वे में हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो प्राय देखा है अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? अब कितना घटाएं कितना बढ़ाएं, ठीक है, उन्हीं सब चीजों को हम लोग इस वेग नियम के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वेग नियम की डेफिनेशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इससे संबंधित अन्य बातों को जानते हैं। तो पहले इसका हम लोग लिखते हैं परिभाषा या डेफिनेशन कि वेग नियम होता क्या है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? वह व्यंजक, मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर करता है और उन्हीं दोनों के बीच जो संबंध होता है उसी को एक व्यंजक के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेग नियम। तो डिफिनीशन पे ध्यान देंगे कि वह व्यंजक जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता, आप ध्यान देंगे मैंने पीछे आपको पढ़ाया भी है कि इस लेसन में हम लोग जहां भी अभिकारकों की सांद्रता लेंगे किस रूप में लेंगे? मोलर सांद्रता, यानी मोलरता के रूप में उनकी सांद्रता को हम लोग लेते हैं कि पद पर कोई घातांक लगाकर, ध्यान देने वाली बात है कि जो भी अभिकारक होगी उसकी मोलर सांद्रता के पद पर, यानी जो उसकी मोलर सांद्रता होगी उस पे हम लोग घात लगाएंगे, ठीक है, कि घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं, वेग नियम कहलाता है। अब एक बात कि जो अभिकारक की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घात लगाएंगे, ठीक है, वो घात उस अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उस रूप में भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है। आया बात समझ में? अब एक और बात कि कैसे हम जानेंगे कि ये उसी के बराबर घात है, यानी जो, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, ये दो अभिकारक हैं और इससे हमको मिला सी ऑफ सी, ठीक है, यानी ए और बी आपस में क्रिया करें तो क्या बन गया? प्रोडक्ट सी बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके लिए हम लोग रेट लॉ यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए रेट लॉ होगा रेट समानुपाते तरीके से लिखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बताएं कि नॉर्मल वे में जो अभिकारकों की सांद्रता होती है वो उस अभिक्रिया के दर के समानुपाती होता है, तो इसीलिए हमने लिखा है। अब क्या करना है कि इसमें अभिकारक कितने हैं? दो, ए और बी, तो इन्हीं के सांद्रता के घात के समानुपाती होगा, तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब ध्यान देने वाली बात है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमको घातांक लगाना है और वो घातांक मैंने कहा है कि जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है
उसके बराबर भी हो सकती है या उससे अलग भी हो सकती है। अब ये हमको पता कैसे चलेगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही लिखना है कि कुछ अलग से घात हमको लगाना है। तो ये चीज जो है घातांक, ये हमको प्रयोगों के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर पता चलेगा कि इस ए के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर घात क्या लगाना है और बी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर घात क्या लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला कि इस ए के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर घात हम लोग लगाना है पी, ठीक है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं बी। जब भी बड़े कोष्टक में कोई पदार्थ लिखते हैं तो उसकी सांद्रता को बताता है, और इसके ऊपर हमें लिख देना है क्यू। अब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है किसका, इस अभिक्रिया की जो दर होगी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। आया बात समझ में। अब इसको हम लोग चाहे तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसको सिंपल वे में हम लोग लिखना है, इस अभिक्रिया के लिए रेट लॉ हमको लिखना है, इसका गणितीय व्यंजक के रूप में इसको हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे रेट और समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लाते हैं, लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है जिसकी बात हमको करनी है, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर पी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर क्यू। ये इस अभिक्रिया के लिए क्या बन गया, गणितीय व्यंजक, अर्थात क्या बन गया, वेग नियम बन गया है। फिर से इस पे एक बार फोकस करते हैं कि वेग नियम क्या होता है, इसी को हम लोग जान रहे हैं। तो वह व्यंजक जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता, यानी अभिकारकों के कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, के पद पर कोई घातांक लगाकर, कोई भी घात, और ये घातांक कैसे प्राप्त होगा हमको, नॉर्मली शुरू में ये माना गया था कि अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही इसके घात के ऊपर होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कुछ अभिक्रियाओं के लिए तो ये बात सही थी, लेकिन ज्यादातर अभिक्रियाओं के लिए ये बात गलत साबित हो रही थी। तो इन अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर जो हम लोग घात लगा रहे हैं, ये जो घात है वो प्रयोगों पे आधारित होता है। इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी सांद्रता को कितना घटा बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर कैसे प्रभावित हो रही है, इसकी सांद्रता को कितना घटा बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर कितनी प्रभावित हो रही है। ठीक है, आइए इसको एक व्यवहारिक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। मान लेते हैं यही अभिक्रिया है, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, इसमें जो ए लिए हैं, ठीक है ना, ए लिए हैं, ये ए के कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, इस ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने दूना कर दिया, डबल कर दिया। तो हमने देखा इसको कांस्टेंट कर दिया, बी की सांद्रता को हमने कांस्टेंट कर, जितनी मात्रा थी उतने में हमने इसको छोड़ दिया। इस ए की मात्रा को हमने दूना कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमने देखा कि जो अभिक्रिया की दर है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी जो है दूना हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ROR है, यानी अभिक्रिया की जो दर है, वो ए के क्या है, समानुपाती हो गया, यानी ए के कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती हो गया। कैसे, जब ये दूना कर रहे हैं तो ये भी दूना हो जा रहा है। तो अभिक्रिया की जो दर है, इस अभिकारक को दूना करने पर ये भी दूना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे आप कि इसके पावर पे क्या लेंगे, 1। अब एक और बात, हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं डबल, यानी बी को भी क्या कर देते हैं, दूना कर देते हैं। तो उस समय जो अभिक्रिया की जो दर है, जो ROR है, वो हो जा रहा है आपका 4 गुना। कितना हो जा रहा है, 4 गुना। ठीक है, जब बी का कॉन्सेंट्रेशन आप दूना कर रहे हैं तो उस समय अभिक्रिया की दर जो है कितना हो जा रही है, 4 गुना। तो हम कह सकते हैं कि जो ROR है वो समानुपाती है किसके, बी के पावर 2 के। आया बात समझ में, यानी बी के जो घातांक 2 के समानुपाती होगा। यहाँ पे ये दूना करने पर ये भी दूना हो रहा था, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्ट समानुपाती हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या था कि इसको दूना करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुना बढ़ जा रही है। तो उस समय हम लोग लिखेंगे कि जो अभिक्रिया की दर है वो बी के घात 2 के समानुपाती है। तो ये चीज हमको कैसे पता चल रही है, ए के और बी के ऊपर जो हमने घात लाया है, कैसे लाया है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको पता चलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर है
वो उस अभिक्रिया में मौजूद अभिकारकों के घातांक के, ठीक है, सांद्रता के घातांक के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब जो है इस पे मैंने एक चीज और बताया कि जो घात है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चल सकता है। आइए इससे संबंधित अन्य चीजों को भी जानते हैं। अब ये है रेट लॉ, इस अभिक्रिया के लिए क्या है, रेट लॉ है। अब इसमें ये सारी चीजें क्या है उसको यहाँ पे लिखते हैं कि क्या है, कि है यहाँ पे वेग स्थिरांक, ये क्या है वेग स्थिरांक, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है। ये क्या है अभिकारक ए की सांद्रता या मोलर सांद्रता, बी क्या है अभिकारक बी की मोलर सांद्रता या सांद्रता कह सकते हैं, पी क्या है, पी जो है ये इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अभिक्रिया की कोटि, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो है पी और क्यू। तो पी क्या है, पी है अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ठीक। क्यू क्या है, क्यू बराबर है अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। और P और Q को यदि हम जोड़ दें यानी P प्लस Q कर दें तो हो जाएगा कुल अभिक्रिया की कोटि, कुल अभिक्रिया की कोटि, ठीक, कुल अभिक्रिया की कोटि। और कुल अभिक्रिया की कोटि को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल n से। तो P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा n, और यही n क्या कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। आया बात समझ में। चाहे P हो, चाहे Q हो, चाहे n हो, ये तीनों का मान निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, और कोई भिन्नात्मक संख्या यानी कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये नहीं मानेंगे कि P और Q या n का जो मान है ये हमेशा पूर्णांक ही रहेगा, पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है, शून्य भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, और कोई कह सकते हैं कि भिन्नात्मक संख्या के रूप में भी हो सकता है। तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। और जब भी किसी अभिक्रिया के लिए रेट लॉ लिखना हो तो वो रेट लॉ हम लोग एक्सपेरिमेंट के आधार पे लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आप बढ़ा सकते हैं, जैसे और अभिकारक हम ले लेते हैं C ऑफ C इक्वल टू बना D ऑफ D, ऐसे बना। तो तीन अभिकारक हो गए A B C, तो यहाँ पे तीसरा अभिकारक भी हम लोग रख सकते हैं C, और C के पास क्या कर दे P Q R ले सकते हैं। तो उस समय रेट लॉ लिखेंगे तो लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन A के पावर P, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर Q, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के पावर R। ऐसे जितने भी अभिकारक उस अभिक्रिया में रहेंगे सबको हम लोग रेट लॉ के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको रेट लॉ यानी वेग नियम क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसको एक बार समराइज करता हूं। मैंने कहा कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता के ऊपर घात लगाकर, ठीक है, उन सभी अभिकारकों की सांद्रता पे घात लगा उनका जो गुणनफल होता है वो उस अभिक्रिया की दर के क्या कहते हैं समानुपाती होता है। उसमें समानुपाती का सिंबल हटाएं तो हमने एक वेग स्थिरांक ला दिया, और इस प्रकार से जो व्यंजक हमको प्राप्त होता है वही व्यंजक कहलाता है वेग नियम किसी भी अभिक्रिया के लिए। और वेग नियम, ठीक है, मैंने कहा कि वेग नियम में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिए हम लोग इसके ऊपर जो है P Q R जो भी लगा रहे हैं ये अभिक्रिया की कोटि है, और इस अभिक्रिया की कोटि को सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो रेट लॉ होता है वो
प्रायोगिक मान होता है, अर्थात उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें अगला टॉपिक अपना शुरू करते हैं, वेग स्थिरांक यानी के बारे में अन्य बातों को जानते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक लेते हैं, वेग स्थिरांक। अभी आप लोगों ने वेग नियम देखा था, उस वेग नियम में हमको क्या प्राप्त हुआ था? वेग स्थिरांक। कैसे लिखे थे हम लोग इसको? लिखे थे रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर पी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर क्यू। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिया था। अब जो है इसमें जो के है, इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक, या इसी का नाम होता है दर स्थिरांक, या इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ये भी इसका नाम होता है। तो इन विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। अब एक चीज आप देखिएगा कि यदि इस रेट लॉ में जो हम लोगों ने अभिकारक ए और बी लिया है, इनकी सांद्रता को हम लोग एक मान लें। हम मान लेते हैं कि जो ए है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलर सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर लेंगे। इसी तरीके से बी की सांद्रता भी हम लोग क्या मान लेते हैं? ये भी हम लोग मान लेते हैं 1 मोल प्रति लीटर। इसमें सी हो डी हो कुछ भी हो, यदि जितने उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं सबकी सांद्रता को हम लोग क्या मान लें? 1 मान लें। आए बात समझ में? तो यदि यहाँ पे 1 रखें 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब जितने भी अभिकारक हैं सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो? 1। यानी ये जो पूरी राशि है कितनी हो गई? 1। तो उस समय हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेट होता है वो किसके समानुपाती होता है या किसके बराबर होता है? के बराबर हो जाएगा। यानी किसी भी अभिक्रिया की जो दर है, ठीक है, वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। कब? जिस समय उस अभिक्रिया में मौजूद सभी अभिकारकों की सांद्रता क्या मान लिया जाए? 1 यानी इकाई मान लिया जाए। तो इस पे प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो वेग स्थिरांक के बराबर कब होता है? तो आप बताएंगे कि जब उस अभिक्रिया में मौजूद सभी अभिकारकों की सांद्रता कितनी मान लिया जाए? इकाई मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए। तो जिस समय सभी पदार्थों सभी अभिकारकों की सांद्रता 1 मान लेंगे, उस समय जो अभिक्रिया की दर है वो वेग स्थिरांक के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब जो है हम लोगों को वेग स्थिरांक की यूनिट यानी वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकाला जाता है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपको किसी अभिक्रिया का रेट लॉ लिखा हो और उसमें उसका वेग स्थिरांक दिया हो और यदि उसकी यूनिट आपको पता हो तो आप उस अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं। तो इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्या जानेंगे अभी हम लोग? वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक, कैसे? ये सूत्र है तो हो जाएगा के बराबर ROR। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ही तो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बटा, या रेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेट या ROR जो भी लिखना। क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर P एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर Q। ठीक है, ऐसे। और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। याद करिए पीछे मैंने अभिक्रिया की दर की यूनिट निकालना आपको बताया था, क्योंकि रेट बराबर होता है, अभिक्रिया की दर बराबर होता है डेल्टा C बाय डेल्टा T। ये होता है। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। किस रूप में लेना होता है? मोलरता के रूप में। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर, और बटा, यहाँ पे टाइम है तो टाइम को हम लोग टाइम के रूप में भी लिख सकते हैं, सेकेंड के रूप में भी लिख सकते हैं। हम लोग नॉर्मली सेकेंड लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और सिंपली इसको क्या लिखेंगे हम लोग?
मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे ROR है तो इसकी यूनिट ये रखेंगे, और उसके नीचे ये है, ये दोनों क्या है, ये भी सांद्रता है। तो सांद्रता की यूनिट यहाँ भी मोलरता के रूप में ही लेना है, तो यहाँ भी वही रखेंगे। तो कैसे इसको रखेंगे देखें, इसकी यूनिट पहले लेते हैं यहां से, मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो गया इसकी यूनिट, इसकी यूनिट बटा ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, और मोलरता के रूप में कॉन्सेंट्रेशन लेना है, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर के पावर P इंटू मोल प्रति लीटर के पावर Q, ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो P प्लस Q, अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि P प्लस Q बराबर क्या होता है, N, इसको हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स अपान, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और P और Q ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, N। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरल करेंगे तो ये जाएगा घात, अच्छा इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इसके ऊपर एक घात है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा मोल प्रति लीटर, और ये n जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस n, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो आप देख सकते हैं कि वेग स्थिरांक k की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी वेग स्थिरांक की। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो वेग स्थिरांक की जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है, वो सीधे सीधे अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। मतलब अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए इस वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होगा। कैसे, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हम मान लेते हैं 0। n का मान जब 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। अभी मैंने कहा कि n का मान 0, ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि n का मान कितना है, 0। तो उस समय वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, n की जगह पे आप क्या रखेंगे, 0। तो क्या आएगा, k की यूनिट क्या आएगी, ठीक है, k की यूनिट क्या आएगी, आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे n का मान कितना रखना है आपको, 0। तो क्या आएगा, कोई फर्क पड़ेगा, 1 में 0 जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यूनिट क्या होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। तो जब अभिक्रिया की कोटि यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। n बराबर 1 ले लें, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब n का मान 1 रहेगा तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। उस समय k की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0। तो जब किसी की भी पावर 0 होगा तो ये पूरी यूनिट राशि क्या हो जाएगी, 0। तो बचा सिर्फ क्या, सेकेंड इनवर्स। तो जिस समय प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की यूनिट क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। तो मान लीजिए कहीं पे दिया हो कि k बराबर, ठीक है, कुछ भी दिया हो, 1 सेकेंड इनवर्स, ऐसे कुछ भी दिया हो, तो कहे कि अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो उस समय जैसे ही k की यूनिट आप देखें केवल सेकेंड इनवर्स दिया है, तुरंत बताएंगे कौन सी क्रिया है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या बचेगा, मोल प्रति लीटर, और इसके पावर क्या आ जाएगा, -1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू घट बढ़ रही है, यानी अभिक्रिया की कोटि का मान घट बढ़ रहा है, बदल रहा है, तो वेग स्थिरांक की जो यूनिट है वो ही बदल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेग स्थिरांक की जो यूनिट होती है, ठीक है,
वो किस पे निर्भर करती है? अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, n पर निर्भर करती है। ठीक, अब इसके द्वारा आप जो है k के मात्रक के आधार पर आप अभिक्रिया की कोटि को भी पहचान कर सकते हैं। तो आई होप आपको वेग नियम क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर कब होता है, वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, और वेग स्थिरांक की यूनिट के आधार पर आप अभिक्रिया की कोटि को कैसे पहचान सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ही शुरू करेंगे, अभिक्रिया की कोटि। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए